हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है हमारा रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है और इस चैप्टर के आज हम संपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके पेपर क्लास 11th में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं और इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए पहला हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि आयनिक बंध क्या होता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने अभी तक 11th की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब 11th भी समाप्त होने वाला है, 2-3 महीने और बचे हुए हैं, फिर 11th समाप्त, फिर 12th आ जाएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अभी तक आपको पता है कि आयनिक बंध क्या होते हैं? अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं यही कहूंगा कि भैया आपको पढ़ने की आवश्यकता है, जरूरत है आपको पढ़ने की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप समझ लीजिए ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही केवल हम करा रहे हैं। आयनिक बंध, आयनिक बंध का मतलब क्या होता है? तो यहां पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि जब एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन देकर दूसरे परमाणु उसे ग्रहण करता है, ठीक है। मतलब दो परमाणु है, समझिएगा, एक ये परमाणु है, एक ये परमाणु है, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो जब कोई एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, मतलब ले लेता है, तो इन दोनों के बीच एक बंध बनता है, इन दोनों के बीच एक बंध बनता है और उसी बंध को आयनिक बंध कहते हैं। तो वही लिखा गया है कि जब एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन देकर दूसरा परमाणु उसे ग्रहण करता है तो दोनों के बीच एक विद्युत आकर्षण से एक क्या बनता है, एक बंध बनता है और उसी को हम आयनिक बंध कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये बातें हैं जी कि जब कोई भी एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को देता है तो इन दोनों के बीच एक बंध बनता है और इसी बंध को ही हम आयनिक बंध कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या लिखा हुआ है? तो लिखा है कि NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है, मतलब ये जो सोडियम है ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन को देता है। सोडियम है ये क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है। कैसे देता है, क्यों देता है, ये समझ जाइए थोड़ा सा। जैसे NaCl है तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 2 4 6 10 10 1 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन भर गए। देखिए अंतिम जो तीसरा कक्षा है वो अपूर्ण है कि नहीं है? इस कक्षा में जो कक्षा होता है उसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हमने तो एक ही भरा है, इसका मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं होते हैं, या तो इसका मतलब ये अस्थाई नहीं है। तो अस्थाई होने के लिए कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों देता है या लेता है? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, अस्थाई होना चाहता है। तो अस्थाई होने के लिए इसके पास 2 रास्ते हैं। इस कक्षा है ना, तो इसमें एक ऑर्बिटल हमारे पास होता है, इसमें मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ, देखिए हम इतनी बात जानते हैं S, P, D और F, ये 4 उपकोष होते हैं। S में ना एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। बात को इस तरीके से समझिएगा। और F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इस प्रकार जो P है इसमें अधिक से अधिक कितने, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है, अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार D में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार हम कह रहे हैं कि देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। अब S में फिर एक इलेक्ट्रॉन ही न बचा, 2 2 4 6 10 तो यहीं तक भर गए। अब इसके पास 11 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन ना यहाँ पे भरेगा,
तो इसका मतलब S में एक इलेक्ट्रॉन और भर सकते हैं जब तक, याद रखेंगे, जब कोई कक्षा, जब तक, मतलब ये क्या है, ये अस्थाई नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अस्थाई ये परमाणु कब होगा, या तो ये पूर्ण रूप से भर जाए और नहीं तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दे देगा, तो इसका मतलब ये समाप्त हो जाएगा, तो ये पूरी तरीके से भरे हुए हैं, तब ये अस्थाई होगा। तो इसके पास दो रास्ते, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये क्या करता है कि ये Na जो सोडियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब किसको देगा, तो क्लोरीन को देगा। कैसे क्लोरीन को देगा, तो क्लोरीन का होता है 17 होता है ना क्लोरीन का परमाणु क्रमांक। इसका तोड़ते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यहां पे देख लीजिए 2 2 4 6 10 10 2 12 12 5 17। तो अब देख लीजिए यहाँ पे P का देखिए क्लोरीन, यही समझना है आपको। देखिए सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये अस्थाई हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन में तो P है, P में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और ये P तीसरी जो कक्षा है, तीसरी कक्षा का P उपकोष है, इसमें कितने 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा में एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जरूरत है, बट इसके पास तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये भी अस्थाई नहीं है, ये भी क्या है, स्टेबल नहीं है। कभी अस्थाई होगा जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसीलिए ये सोडियम से क्या कहता है, ये क्लोरीन कहता है कि भैया सोडियम जी एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दीजिए। तो ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन, यही वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाता है, तो अब ये भी अस्थाई हो गया, ये भी अस्थाई हो गया। तो अस्थाई दोनों होने के लिए ही ये अपना इलेक्ट्रॉन, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, और क्लोरीन अस्थाई होने के लिए लेता है। समझ रहे हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे से अब बात करेंगे, साझा करेंगे, तो इनके बीच एक बंध बनेगा कि नहीं, एक बॉन्ड बनेगा, और उसी बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। समझ रहे हैं। तो ये बातें हैं जी, ये हमने समझाने के तौर पे लिखा हुआ है, ये कुछ भी आपको उतारने के लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जब सोडियम क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो सोडियम पर प्लस आयन आ जाता है और क्लोरीन पर माइनस आयन आ जाता है। इसका मतलब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इसको दिया है क्लोरीन को। तो जो देता है उस पर धनात्मक आवेश आता है और जो लेता है उस पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो यही बात यहाँ पे कहा गया कि जब कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को देता है और दूसरा परमाणु उसको ग्रहण कर लेता है, तो इनके बीच एक बंध बनता है, इनके बीच एक बंध बनेगा, कनेक्शन बनेगा, उसी बंध को आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात आप लिख लेंगे, अच्छी बात है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है यह है सहसंयोजक बंध क्या होता है। अब बताइए, ये आपको पता तो होगा, ये तो पता होगा कि नहीं पता, ये भी नहीं पता है तो आप ध्यान दीजिएगा, तब तो भैया मेहनत करना पड़ेगा आपको। सहसंयोजक बंध का मतलब देख लीजिए, कह रहे हैं कि जब दो परमाणु, अब ध्यान से समझेंगे, उसमें एक ही परमाणु, इसमें कह रहे हैं जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करके एक बंध बनाते हैं तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। मतलब क्या है कि जब दो परमाणु, ध्यान से समझेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, तो ये सभी अणु है, तो इनके बीच सहसंयोजक बंध बनता है। अब कैसे बना ये समझिएगा, जैसे बात को समझिएगा कि जब दो परमाणु, एक हाइड्रोजन ये है और एक और हाइड्रोजन ही है, तो ये जब यहाँ पे क्या रहना, जब दो परमाणु, जब ये दोनों परमाणु हैं, ठीक है, जब ये दोनों परमाणु हैं। अब देखिए बात को समझिएगा, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात को समझिएगा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 होता है, तो भैया इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 हो जाएगा। इसका मतलब S उपकोष है वो भी आधा ही भरेगा, पूर्ण रूप से भरने के लिए इसको और एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ऐसे ही इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये क्या करता है, ये कहता है ना, ये कहता है, तब इसीलिए ये क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन है
ये दोनों हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से साझेदारी कर लेते हैं। साझेदारी का मतलब ये कहता है कि अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, ये कहता है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूँ, और ये कहते हैं कि अब देखिए जिसको जब जरूरत पड़ेगी वो ले लिया जाएगा। जैसे कि जब मान लेते हैं इसको जरूरत पड़ा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक तो इसके पास एक इसका वाला लेकर ये साझेदारी कर लेगा, तो ये भी अस्थायी रहेगा। और ये कहता है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगा, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 1s2 हो जाएगा, मतलब s को पूरी तरीके से भर जाएगा, इसका मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जरूरत पड़ेगा तो हम भैया ले लेंगे। नहीं कहते हैं साझेदारी करना मतलब पार्टनरशिप ही करना। भैया अगर मुझे जरूरत पड़ेगी, आपके पास पैसे हैं, यहाँ पे हम लोग पैसे रख देते हैं। मान लेते हैं 5 दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि 5 रुपये मैं रख देता हूँ, 5 रुपये तुम रख दो, टोटल हो जाएंगे 10 रुपये। और 10 रुपये की अभी ज़रूरत है, अभी ज़रूरत नहीं है, पर जैसे ही ज़रूरत अगर मुझे पड़ेगी तो मैं ले लूँगा और तुझे पड़ेगी तो तुम ले लेना। यही बात यहाँ पे भी हो रहा है, यही सेम टू सेम यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो जब ये दोनों इस तरीके से साझेदारी करते हैं तो साझेदारी करेंगे तो एक यहाँ पे बंध बनेगा, उसी सहसंयोजक बंध कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन एक ये है, एक ये है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करें तो 1s2, 2s2 और 2p4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप ध्यान से समझेंगे। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 1 1 3 भर गए, फिर चौथा, फिर अब देखेंगे एक इसमें भी भरना बाकी है, एक इसमें भी भरना बाकी है। मतलब p में 6 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक होने चाहिए ना, इसमें तो 4 है। इसका मतलब ना कि जो ऑक्सीजन है उसकी दूसरी कक्षा का जो p उप उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो इसका मतलब इसके में 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने हैं, इसके अंतिम ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन हम दर्शा देते हैं। तो एक यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब सॉरी ये तो पहली कक्षा है और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी कक्षा होगा ना, तो 2 4 6 हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम दर्शा देते हैं। इसका भी तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये होता है दोस्त, बात को समझिएगा, यहाँ पे ये कहा जाता है, यहाँ पर ये कहते हैं, यहाँ पे बस इतना आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टेबल करने के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए ऑक्सीजन के अंतिम जो कक्षा है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसकी भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दे रहे हैं। तो देख लीजिए 2 2 4 6 इसके भी है, 2 2 4 6 इसके भी हैं। तो अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। साझेदारी का मतलब ये होता है दोस्त कि ये कहते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से साझेदारी करेंगे। मतलब ये करते हैं एक दूसरे से साझेदारी का मतलब जब इसको आवश्यकता पड़ी तो 6 है, 2 इससे ले लेगा तो ये अस्थायित्व हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। परंतु फिर ये कहता है कि जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी क्या करूँगा, आपसे 2 ये ले लूँगा, 6 मेरे पास है, 2 आपसे भी ले लूँगा, तो 8 हो जाएंगे, मैं भी अस्थायी हो जाऊँगा। समझ रहे हैं ना, तो ये बातें हैं जी। तो इस तरीके से 2-2 इलेक्ट्रॉनों की इनकी साझेदारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है। क्लोरीन का भी अगर देखें तो क्लोरीन में अगर हम देख लेते हैं, मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, बट फिर भी मैं कोशिश कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में डीप में जब नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन में कितने, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p क्या हो जाएगा, 2 2 4 6 10, 10 2 12 और 12 5 17।
मतलब इसके देखिए ये तो पहली कक्षा है, पहली फर्स्ट लिखा गया है तो पहली कक्षा, ये देखिए 2 लिखा गया है दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। तीसरी मतलब अंतिम जो कक्षा है क्लोरीन का, अंतिम कक्षा तीसरी है। तीसरी कक्षा में 2 और 5 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी प्रकार इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 7 इलेक्ट्रॉन को दर्शा देते हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या करता है, अब देखिए यहाँ पे अब ये दोनों क्लोरीन आपस में साझेदारी कर लेते हैं। साझेदारी का मतलब ये वाला क्लोरीन इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इसमें 2 2 4 6 1 7 1 8 ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्लोरीन भी क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 2 2 4 6 1 7 1 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये दोनों सभी आपस में साझेदारी कर रहे हैं और साझेदारी द्वारा यहाँ पे क्या बन रहा है, बंध बन रहा है। वही बात, जब दोनों एक दूसरे से साझेदारी करते हैं तो इनके बीच जो बंध बनता है उस बंध को ही हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। और साझेदारी क्यों करते हैं, जब इनकी आवश्यकता होती है इसीलिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट अपनी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि लुईस संरचना क्या है। अब लुईस संरचना हम समझ लेते हैं। लुईस संरचना का मतलब कि किसी अणु में परमाणुओं के बीच साझा या स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाने की विधि को लुईस संरचना कहते हैं। मतलब यहाँ पे लुईस संरचना का मतलब क्या कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी अणु में परमाणुओं के बीच साझा या स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाने की विधि ही लुईस संरचना कहलाता है। जैसे कि हाइड्रोजन मतलब H2O में लुईस संरचना जो है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से 2 जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन साझा करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है ध्यान से समझेंगे तो जैसे ये H2O एक अणु है, ठीक है ना, जैसे कि H2O एक अणु है। अगर हम इसकी लुईस संरचना बनाए तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका अगर लुईस संरचना बनाए तो बीच में ऑक्सीजन हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन बीच में हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन है तो एक इधर एक इधर, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसका मतलब आपने समझा? आप नहीं समझे होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे साझा किया है। ठीक है, इसी प्रकार ये भी 1 इलेक्ट्रॉन से साझा किया है, इसलिए एक तो इसका है और एक इसका है। इसी प्रकार एक इसका है और एक इसका है। और ऑक्सीजन को कितना चाहिए, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 2 यहाँ पे। अब देखिए साझेदारी मतलब साझेदारी किस प्रकार हुआ है, यहाँ पे बात समझिएगा। जब इसको आवश्यकता पड़ेगी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये अस्थायित्व हो जाएगा। जब इसको आवश्यकता पड़ेगी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन को कितना चाहिए, अस्थायी होने के लिए 8 चाहिए। तो देख लीजिए ऑक्सीजन इस तरीके से सभी का ले लेगा तो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो जा रहा है ना। तो इस तरीके से साझेदारी होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मतलब किसी अणु में परमाणुओं के बीच साझा या स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाने के लिए। ठीक है, मतलब जब किसी अणु में जो परमाणु होते हैं उसमें साझा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बिंदु के रूप में, ये बिंदु हमने एक्स टाइप से लिख दिया है, ठीक है, बट बिंदु के रूप में हम ज्यादातर दर्शाते हैं। तो बिंदु के रूप में इस तरीके से डॉट के रूप में, तो बिंदु के रूप में दर्शाने की जो विधि होती है वही लुईस संरचना होती है। तो यही एक बिंदु की तरह आप समझ सकते हैं कि जब किसी अणु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है तो उसी को लुईस संरचना कहते हैं। समझ गए होंगे आप? तो चलिए आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका तो ले ही लिए होंगे।
चलिए अगला हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम आता है जो है ऑक्टेट नियम। क्या है ऑक्टेट नियम? को ही हम अष्टक का नियम भी कहते हैं। अब ऑक्टेट नियम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसका अपवाद भी पूछा जाता है, वो भी हम समझेंगे। तो पहले ऑक्टेट नियम क्या होता है तो यहाँ पे समझ लेते हैं। ऑक्टेट नियम का मतलब है कि परमाणु स्थिर होने के लिए, स्थिर मतलब अस्थायित्व होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, ठीक है ना। तो परमाणु स्थिर होने के लिए अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है, इसे अष्टक नियम कहते हैं। मतलब जो परमाणु है, परमाणु स्थिर होने के लिए, अस्थायित्व होने के लिए अपनी जो बाहरी कोश है, बाहरी ऑर्बिटल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम अष्टक नियम कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन का अगर हम करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। यहां पे अगर देखेंगे तो ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है। तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 12 5 17 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। तो इसकी क्लोरीन की बाहरी अंतिम कक्षा कौन है? तीसरी ये कक्षा है। और तीसरी कक्षा में देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, और 2 5 कितने होते हैं? 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं? हो रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि ये परमाणु, इसका मतलब देखिए पी जो कक्षक है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5 ही है, तो इसका मतलब ये परमाणु अस्थायी तो नहीं है। तो जो कोई भी परमाणु है वो स्टेबल होने के लिए, अस्थायित्व होने के लिए अपनी जो बाहरी कक्षा है ना, बाहरी कक्षा, बाहरी कोश में, बाहरी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन होता तो 2 यहाँ पे और यहाँ पे 5 की जगह पर 6 हो जाता। अब पी में 6 चाहिए तो अस्थायी तो हो जाता ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, पूरी करने की कोशिश करता है, उसी को अष्टक नियम कहते हैं। अब पूरा करने के लिए ही ये जो यहाँ पे NaCl में ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेता है क्लोरीन। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो पूरा हो जाएगा, तो क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा। तो यही बात है जी। तो कोई भी परमाणु स्टेबल होने के लिए, अस्थायित्व होने के लिए अपनी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने की कोशिश करता है, उसी को हम अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी कुछ लिखा हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे NaCl, जैसे सोडियम क्लोराइड है। अब देखिए सोडियम यहाँ पे कह रहा है कि Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। सोडियम के पास एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। सोडियम का अगर हम परमाणु क्रमांक करें, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो देखिए इसके पास बाहरी कक्षा में यहाँ पे 2 2 4 6 10 और 1 11, मतलब इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब यही सोडियम क्या करता है? क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वही लिखा गया है कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। जब जो देता है उस पर प्लस आता है कि नहीं, तो इसीलिए सोडियम में 2 8 हो जाता है। देख लीजिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और दूसरी जो कक्षा है इसमें 2 और 4 6, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि नहीं? तो 2 8 हो जाएंगे। और क्लोरीन में कितना हो जाएंगे? क्लोरीन में पहले अगर क्लोरीन का हम करें तो क्लोरीन में 17 था, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए 3p5 यहाँ पे समझेंगे। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 5 17, तो मतलब तीसरी जो कक्षा है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो पहली जो कक्षा है, ये पहली कक्षा है फर्स्ट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी जो कक्षा है 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा है 2 6 8 इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए यहाँ पे यही बात कह रहा है कि सोडियम में 2 8 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन में 2 8 8 बनते हैं। ठीक है। तो दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वे दोनों स्थिर हो जाते हैं।
दोनों परमाणुओं के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिससे ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं, अस्थायित्व हो जाते हैं। तो यही बात लिखा गया है कि परमाणु स्थिर होने के लिए अपनी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है, उसे अष्टक नियम कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए तो इसका भी आगे बढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट, अब देखिए ऑक्टेट का नियम, ऑक्टेट कहें या इसी को अष्टक नियम भी कहा जाता है। अष्टक नियम हमने समझ लिया कि कोई भी परमाणु है वो अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, ठीक है ना। अब हम जानेंगे इसका अपवाद। अब इस नियम के अपवाद को केवल आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसमें डीप में हम जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। और जिनको डीप में नहीं पता उनको समझ में भी नहीं आएगा, तो इसलिए मैं कहूँगा इन सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए, पहला हमारा आता है अपूर्ण अष्टक। अपूर्ण मतलब कि बहुत सारे ऐसे परमाणु के कक्षक होते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते। तो यही लिखा गया है, कुछ अणुओं में केंद्रीय परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉनों से कम होते हैं। कुछ ऐसे भी परमाणु हैं जिनके बीच 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, जैसे कि BeCl2 में, जैसे कि BF3 में। अब इन दोनों के साझेदारी करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई ऐसा परमाणु है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम ही होते हैं, फिर भी ये जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्यों, ये सब पे अब जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब हम उतना डीप में जा नहीं सकते, क्योंकि आपको केवल याद रख लेना है ये सभी। अगला हमारा आता है विस्तृत ऑक्टेट। विस्तृत ऑक्टेट का मतलब, ऑक्टेट कहें या अष्टक कहें, विस्तृत ऑक्टेट का मतलब ये होता है दोस्त कि बहुत सारे ऐसे भी परमाणु हैं जिनकी कक्षाओं में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी परमाणु हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि कुछ अणुओं में केंद्रीय परमाणु के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी अणु हैं जिनके पास क्या होता है, जिनकी बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, जो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और तीसरा है विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु। मतलब जिन अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होता है, जिन अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है, वे ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाते, वो अष्टक पूरा नहीं कर पाते हैं। विषम का मतलब जिनके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके पास 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपना अष्टक ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाएंगे और अपना जो अष्टक है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, इसमें 2-3 लाइन ही है, ये सब याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। क्योंकि इसको समझने के लिए, क्योंकि दोस्त इसको समझने के लिए आपको डीप में जानना पड़ेगा, और उतना समय अब नहीं रह गया है कि आपको अब डीप में हम समझाएं, ठीक है। चलिए, अगला हमारा आता है वेस्फर थ्योरी। अब वेस्फर सिद्धांत क्या होता है, वेस्फर थ्योरी क्या होता है, और इस सिद्धांत के आधार पर H2O और NH3 अणुओं की संरचना बताना है। तो चलिए हम सबसे पहले वेस्फर सिद्धांत जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत है वेस्फर सिद्धांत। देखिए, हमने सिंपल वे में यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, ज़्यादा हार्ड या किताबी लैंग्वेज से हमने नहीं, बल्कि सिंपल लैंग्वेज में हमने बताने का प्रयास किया है। वेस्फर सिद्धांत क्या है, तो वेस्फर सिद्धांत के अनुसार किसी अणु का आकार, कोई भी अणु है तो किसी अणु, जैसे कि H2O है, तो H2O क्या है, एक अणु है, तो किसी अणु का जो आकार है इस बात पर निर्भर करता है। वेस्फर सिद्धांत में हमें यही बताया गया कि किसी अणु का जो आकार होता है, शेप होता है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे से न्यूनतम प्रतिकर्षण देने की कोशिश करते हैं। मतलब जो केंद्रीय परमाणु होगा, केंद्रीय का मतलब कि जैसे H2O में HOH, तो यहाँ पे HOH है, केंद्रीय मतलब बीच में कौन है, ऑक्सीजन है ना। तो जो केंद्रीय परमाणु है, तो यही बात लिखा गया है कि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर स्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को न्यूनतम प्रतिकर्षण देने की कोशिश करे। न्यूनतम प्रतिकर्षण मतलब कम प्रतिकर्षण करने की कोशिश करे, यही इस सिद्धांत में बताया गया है। तो आप बोल ही देंगे कि वेस्पर सिद्धांत के अनुसार किसी अणु का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जुड़े वे परमाणु जो आपस में एक दूसरे के न्यूनतम प्रतिकर्षण देने की कोशिश करते हैं, उसी को वेस्पर सिद्धांत कहते हैं,
ठीक है, अभी हम आपको और भी समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वेस्पर सिद्धांत के अनुसार आपको समझ में आ गया कि किसी अणु का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि केंद्रीय परमाणु जो होते हैं, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर स्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो एक दूसरे को न्यूनतम मतलब कम प्रतिकर्षण देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि H2O है, अब H2O है तो H2O की अगर हम संरचना बना दें लुईस संरचना तो HOH हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये क्या हो गया भैया, हम कहाँ समझा रहे थे, कहाँ पे आ गए, पीछे जाकर देखे क्या, हाँ जी यहाँ पे थे, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 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 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। बात को अगर आप समझें तो देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन देखिए ये हमारा केंद्रीय परमाणु है, ये क्या है, केंद्रीय परमाणु है, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो इसके पास, ऑक्सीजन के पास बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको 2 की आवश्यकता होती है, 2 हो जाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसीलिए ना ये ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन से संयोग करते हैं। और संयोग कैसे किए हैं, तो ये ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया है यहाँ पे और इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिया है। इसके पास पहले से 6 थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। तो अब ये 6 इसके पास और 2 इन दोनों से ले लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए कि नहीं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये अस्थायित्व हो गया। दूसरी बात, ये हाइड्रोजन क्यों अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे, इसलिए क्योंकि इनको भी आवश्यकता है, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है परंतु इसको अस्थायी होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए ये अपने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ पे कर लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसलिए ये दोनों आपस में साझेदारी करते हैं। तो यहाँ पे हमें यही बात बताया गया कि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर स्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को न्यूनतम मतलब कम प्रतिकर्षण करने की कोशिश करें। क्यों कम प्रतिकर्षण करेंगे, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज होता है, माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं ना, तो यही बात कहा जा रहा है कि ये एक दूसरे को कम प्रतिकर्षित करने की कोशिश करें, यही इस सिद्धांत में बताया गया है। तो मैं आशा करता हूं आप बोल देंगे कि वेस्पर सिद्धांत के अनुसार किसी अणु का संरचना या किसी अणु का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि उस अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जुड़े इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को न्यूनतम प्रतिकर्षण करने की कोशिश करें। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। अब इसकी संरचना पे बात कर लें तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, जैसे कि H2O मतलब पानी है, तो पानी में केंद्रीय परमाणु क्या है, ऑक्सीजन है, तो केंद्रीय परमाणु क्या है, ऑक्सीजन है, बता ही दिया हमने। फिर से यहाँ पे देखिए कुल युग्म है ना, 2 बंद युग्म है और 2 एकल युग्म है। एकल का मतलब देखिए यहाँ पे ये बंद, यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे बंद युग्म है और 2 एकल युग्म है। एकल युग्म का मतलब कि ये देखिए एक एकल युग्म ये है और एक एकल युग्म ये है, तो ये दोनों एकल युग्म है, एक फर्स्ट ये एक ये। एकल युग्म का मतलब ये दोनों बंद किसी से नहीं बना रहे हैं, अकेले हैं। और 2 बंद युग्म है, बंद युग्म का मतलब कि देखिए ये एक बंद युग्म है, एक ये बंद युग्म है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से बंद बना रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच बंद बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच यहाँ पे बंद बना है, समझ रहे हैं। तो ये बंद युग्म हो गया, ये एकल युग्म हो गए जो बंद किसी से नहीं बना रहे हैं। उसके बाद तीसरी बात हमें यहाँ पे ये बताया गया कि इसकी जो आकृति होती है, इसकी जो आकृति होती है वो भी आकार का होता है। मतलब क्या होता है, इसकी जो आकृति होती है वो भी आकार का होता है, ये बात आप याद रखेंगे। ये भैया क्या कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसकी आकृति जो होती है, ठीक है,
इसकी जो आकृति होता है भी आकार का होता है और इनके बीच जो बंद कोण बनता है, इनके बीच जो कोण बनेगा, इन दोनों के बीच, इनके बीच जो कोण बनेगा वो 104.5 डिग्री का बनता है। ठीक है ना, उसके समांतर होता है या बराबर हम कह सकते हैं होता है। उसके बाद अमोनिया, अमोनिया NH3 है, तो इसकी अगर हम संरचना बनाए तो अमोनिया N हो जाएगा, सेकेंड थर्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो ये अमोनिया की इस तरीके से क्या होती है, ये अमोनिया की इस तरीके से संरचना होती है। अब इसका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन युग्म, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं और यहाँ पे एक क्या होता है, एकल युग्म बनता है। अब ध्यान से समझेंगे, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पे, तो ये अमोनिया का हमने संरचना बना दिया। देखिए इसमें केंद्रीय परमाणु कौन होता है, तो नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है। ये केंद्रीय परमाणु क्या है, नाइट्रोजन है, इस बात को याद रखेंगे। कुल युग्म कितने बनते हैं, 4 में देखिए 3 बंद युग्म बनते हैं। बंद का मतलब हमने पहले ही बता दिया था, जिनके बीच बंद बने, तो इनके बीच बंद बन रहा है, इनके बीच ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे बंद बन रहा है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया था। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बंद युग्म यहाँ पे बन रहा है, एक बंद युग्म यहाँ पे, एक बंद युग्म यहाँ पे, 3 बंद युग्म बन रहे हैं। तो 3 बंद युग्म और एक एकल युग्म, एक एकल युग्म बन रहा है, इनके बीच मतलब बंद नहीं बन रहा है, तो वो एकल युग्म हो गया। तीसरी इनकी आकृति याद रखेंगे, त्रिकोणीय पिरामिड होती है। त्रिकोणीय पिरामिड की जैसी है कि नहीं, बिल्कुल है। इनके बीच जो बंद कोण बनता है 160 डिग्री का बनता है। ठीक है ना, इनके बीच जो, इन दोनों के बीच जो बंद कोण बनेगा वो 107 डिग्री का बनता है। ठीक है, चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी वेस्पर सिद्धांत। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है कि आणविक कक्षीय सिद्धांत क्या है और इसके साथ ही सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर बताइए। पहले हम आणविक कक्षक सिद्धांत समझ लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद पाई, सिग्मा और पाई बंध में अंतर समझेंगे। आणविक कक्षक सिद्धांत का मतलब होता है कि जब 2 परमाणु आपस में निकट आते हैं, जब 2 परमाणु, ध्यान से समझेंगे, जब 2 परमाणु हैं, जब 2 परमाणु आपस में निकट आएंगे तो उनके परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं। जब 2 परमाणु आपस में मिलते हैं, निकट आते हैं, तो इनकी जो परमाणविक कक्षक होता है, परमाणु हम जानते हैं परमाणु मिलते हैं, परमाणु जब 2 परमाणु आपस में मिलेंगे तो अणु बनाएंगे, अणु बनाएंगे। इसी प्रकार जब 2 परमाणु पास आते हैं तो इनका परमाणविक जो कक्षक होता है, परमाणविक जो कक्षक होते हैं वो क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे। तो वो क्या करेंगे, आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। तो यही बात हम लिखे हैं कि जब 2 परमाणु निकट आते हैं, मतलब पास आते हैं, तो उनका परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं। तो परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं और इन आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन साझा रूप में रहते हैं। मतलब इन आणविक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो साझेदारी के रूप में रहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो, एक इलेक्ट्रॉन तुम दे दो। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन साझेदारी के रूप में थे, तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन साझेदारी के रूप में रहते हैं और रासायनिक बंध का निर्माण करते हैं, और रासायनिक बंध का निर्माण करते हैं। यही तो बात यहाँ पे बताया गया इस सिद्धांत के अनुसार। सिंपल सी बात हमने यही बताया है यहाँ पे, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ भी बात नहीं है। ये नॉर्मल सा एक सिद्धांत है जिसको आपको याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, चलिए, तो एक बार और मैं समझा दूं। तो यहाँ पे हमें क्या बात बताया गया है, यहाँ पे हमें यही बात बताया गया है कि जब 2 परमाणु आपस में निकट आते हैं, पास आते हैं, तो जाहिर सी बात है परमाणु है तो परमाणविक कक्षक उनके होंगे ही, तो उनके परमाणविक कक्षक आपस में मिलते हैं। जब परमाणविक कक्षक मिलते हैं तो आणविक कक्षक बनाते हैं और आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन साझे के रूप में होते हैं, साझेदारी के रूप में होते हैं और रासायनिक बंध का निर्माण करते हैं। यही सिद्धांत है। ठीक है ना, कौन सा सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत है। अब हमें ये बताना है कि साथ ही सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर क्या होता है। अंतर हम कैसे कर सकते हैं, इन दोनों की जो विशेषताएं हैं, गुण है, वही दोनों हम बता देंगे, वही अंतर हो जाएगा। अगर मुझ में और आप में अंतर करना है तो मेरी विशेषताएं जान लीजिए, आपकी विशेषताएं जान लें, दोनों की विशेषताएं से ही अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इन दोनों में अंतर करना है तो इन दोनों की विशेषताएं हम जान लेते हैं।
तो सिग्मा बंध की विशेषताएं या पाई बंध की विशेषताएं, या आप लिख सकते हैं सिग्मा और पाई बंध में अंतर लिख लीजिएगा ऊपर, और सिग्मा बंध लिखकर ये 4 लाइन, फिर पाई बंध लिख के 4 लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला अंतर हम सिग्मा बंध के बारे में जान लेते हैं। यह बंध सिर से सिर अति व्यापन होता है। मतलब सिग्मा बंध कब बनेगा, जब मतलब सिर से सिर, मतलब सिर का मतलब है हेड से हेड क्या होता है, मिलते हैं ना, तब ये सिग्मा बंध बनता है। इसमें पाई बंध कब बनता है कि जब बगल से, मतलब साइड से, साइड वे, तो जब बगल से अतिव्यापन होता है परमाणुओं में तो वहां पे पाई बंध बनता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कह रहा है यह सबसे मजबूत बंध होता है। सिग्मा बंध मजबूत बंध होता है, और जो हमारा सिग्मा बंध से कमजोर, मतलब जो पाई बंध होता है यह सिग्मा बंध से कमजोर होता है। सिग्मा बंध मजबूत होता है, पाई बंध सिग्मा बंध से तो कमजोर होता है। तीसरी बात कह रहा है कि ये अणुओं के कक्ष, मतलब अणुओं के अक्ष के चारों ओर घूर्णन की अनुमति देता है। मतलब क्या है कि जो सिग्मा बंध है ना, ये अनुमति देता है, आदेश देता है कि अणुओं के कक्षकों के चारों ओर घूर्णन करने का, गति करने का। और जो हमारा पाई बंध है यह अणुओं के कक्षकों के चारों ओर घूर्णन गति करने का अनुमति नहीं देता है। चौथा याद रखेंगे, यह हर बंध में पहले बनता है। मतलब सिग्मा जो बंध है ये हर बंध से पहले बन जाता है, जैसे कि एकल, द्वि या त्रिय बंध से पहले सिग्मा बंध होता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा गया है यह बंध हमेशा सिग्मा बंध के बाद में बनता है। सिग्मा बंध बन जाएगा उसके बाद ये पाई बंध बनता है। आप पांचवा उदाहरण दे सकते हैं, इसका हाइड्रोजन है, CH4 है। ठीक है, इन सभी में क्या पाया जाता है, इन सभी में सिग्मा बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी, सिग्मा बंध पाया जाता है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा C2H4 हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं। जैसे कि C2H2 हो जाएगा, जिसे हम एसिटिलीन कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि बंध कोण क्या है। ठीक है, और उसके बाद जल, अमोनिया, जो CH4 बंध के बंध कोण को तुलना कीजिए। मतलब बंध कोण क्या है पहले ये बताना है। जो H2O, NH3 या CH4 में जो बंध कोण बनेंगे उनकी तुलना करना है। तो पहले बंध कोण समझ लेते हैं। तो दो सहसंयोजक बंधों के बीच, ध्यान से समझेंगे, दो सहसंयोजक बंधों के बीच स्थित केंद्रीय परमाणुओं पर बनने वाला कोण को हम बंध कोण कहते हैं। मतलब जैसे H2O है तो इसकी अगर संरचना बनाते हैं तो HOH बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दो बंध, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। साझेदारी होती है कि नहीं, बिल्कुल हम जानते हैं। तो यहाँ पे जब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो यहाँ पे जो बंध बना, इस बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो यही बात कहा जा रहा है कि जब दो सहसंयोजक बंधों के बीच स्थित जो केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्रीय परमाणु, ठीक है ना, तो केंद्रीय परमाणु पर बनने वाला जो कोण होता है, मतलब इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उस कोण को हम बंध कोण कहते हैं। तो जब दो सहसंयोजक बंधों के बीच केंद्रीय परमाणु, जब दो सहसंयोजक बंधों के बीच स्थित केंद्रीय परमाणु पर बनने वाला जो कोण होता है उस कोण को ही हम क्या कहते हैं, बंध कोण कहते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे जल है तो जल में यहाँ पे देखिए दो सहसंयोजक ये बंध है, फर्स्ट सेकेंड, इनके बीच क्या है, केंद्रीय परमाणु है। इनके बीच यहाँ पे जो कोण बनेगा उस कोण को हम क्या कहेंगे, बंध कोण कहेंगे। तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु जल में क्या हो जाएंगे, जल का केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन होता है, बात पता ही है। इसका संकरण याद रखेंगे, H2O का संकरण sp3 होता है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद H2O में दो बंध युग्म होते हैं और दो एकल युग्म होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए एक बंध युग्म ये है, एक बंध युग्म ये है।
2 बंद युग्म हो गए और 2 एकल युग्म भी होते हैं, तभी तो ऑक्सीजन के 8 चाहिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद बंद कोण जो होता है, बंद कोण कितना होता है, यहाँ पे ये जो बंद कोण है थीटा का मान कितना होता है 104.5 कोण होता है। अब के यहाँ पे लिखा गया है एकल युग्म के प्रतिकर्षण के कारण कोण घट जाता है। जो एकल युग्म होते हैं, इन एकल युग्मों के प्रतिकर्षण करने के कारण ये कोण कभी कभी घट भी जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या जाना, अभी केवल जाना है कि जल में बंद कोण की तुलना हमने किया है, जल में बंद कोण कितना होता है उसको हमने जाना है। अब तुलना करने के लिए अब हम अमोनिया का भी जान लेते हैं, मीथेन का भी जान लेते हैं। अब सभी का तुलना हो जा रहा है यहाँ पे। तो अब अगर हम अमोनिया का बनाएं तो इसका क्या होता है संरचना, NH फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ये केंद्रीय परमाणु क्या है, और नाइट्रोजन है। और यहाँ पे देखिए बंद कोण फर्स्ट, 1 बंद युग्म, 2 बंद युग्म, 3 बंद युग्म, और ये एकल युग्म है। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय परमाणु कौन है, नाइट्रोजन है, बात सही है। संकरण क्या होता है, sp3 होता है, याद रखेंगे अमोनिया में भी। 3 बंद युग्म होते हैं, सही बात है, 1 बंद युग्म, 1 बंद युग्म, दूसरा बंद युग्म, तीसरा बंद युग्म, 3 बंद युग्म, 1 एकल युग्म, 1 एकल युग्म है। अब बंद कोण कितना होता है 107, इनके बीच जो कोण बनता है वो 107 डिग्री होता है। ठीक है, अगला आता है मीथेन CH4, इसमें केंद्रीय परमाणु क्या होता है, कार्बन होता है। मीथेन का मतलब C है, मतलब 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो मीथेन में केंद्रीय परमाणु कौन होता है, C होता है। तो केंद्रीय परमाणु कार्बन है। फिर से संकरण क्या होता है, sp3 होता है। फिर इसमें 4 बंद युग्म होता है, मतलब इसमें 4 बंद युग्म होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। मतलब क्या है, इसमें 4 बंद युग्म होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 बंद युग्म, यहाँ पे बंद युग्म, यहाँ पे बंद युग्म, यहाँ पे बंद युग्म। तो यहाँ पे 4 बंद युग्म होते हैं। ठीक है ना, और एकल युग्म नहीं होते हैं, इसमें कहीं भी एकल युग्म नहीं है, सब बंद बना रहे हैं जी। पहला बंद युग्म, दूसरा बंद युग्म, तीसरा यहाँ पे बंद युग्म, चौथा यहाँ पे बंद युग्म। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। अब 5वां हमारा आता है बंद कोण क्या होता है, 109.5। ठीक है, तो इन दोनों, इनके बीच जो कोण बनता है वो 109.5 डिग्री का बनता है। तो ये सब आपको याद करने वाला टॉपिक है दोस्त, कुछ भी इसमें ज़्यादा समझने से ज़्यादा याद करने वाला टॉपिक है। मैं यही कहूँगा, देखिए बेसिक बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो समझ में नहीं आते। तो मैं यही कहूँगा कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और अब मतलब बेसिक से तो पढ़ने का समय चला गया है दोस्त, बट फिर भी जितना हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं चैप्टर वाइज, कम से कम कुछ नहीं तो उसको याद करने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही जा रहा होगा। तो उसी तरीके से आप पढ़ाई कर लीजिए। अब जल्द ही क्लास 12th में भी अब जाने वाले हैं, तो इसलिए इतना क्लास 11th में पढ़ लीजिए, और उतना हम बता ही दे रहे हैं कि जिससे कि क्लास 12th में जाए तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, चलिए, अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।